वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं एलएस गुर्जर स्वागत करता हूँ सभी का एम्पायर कोचिंग हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इंडियन हिस्ट्री की क्लास चल रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने बेसिक चीज़ों से चालू करा है चैप्टर। तो हम कौन से साल में पहुंच चुके हैं? 1956 1961 में, जब एएसआई के बारे में मैंने बताया था आपको। हाँ, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, इसकी पूरी जानकारी दे दी। तो अब इसके आगे की पढ़ाई को सॉरी चालू करते हैं। ठीक है। अब जब 1861 में एएसआई की स्थापना हो गई, तो उत्खनन विभाग की स्थापना हो गई एक तरीके से। तो वह पूरी जानकारी लेगी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब वो ईंटें मिली थी दो भाइयों को, तो उस ईंटों के बाद में उसकी खुदाई होगी, सब होगा। ठीक है। लेकिन 1861 से लेकर 1921 26 में 21 इतने साल लग गए एक प्रस्ताव को पास होने में। और वो प्रपोजल क्या था? वो प्रपोजल एक ऐसा प्रपोजल था जो आने वाले समय में इस भारत को, इस देश को, या फिर इस दुनिया को कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला था जो शायद किसी ने पहले इमेजिन करी भी नहीं होगी। 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन हेतु नियुक्त किया था। कौन सी जगह के लिए? तो हड़प्पा की खुदाई के लिए नियुक्त किया था। किसे? दयाराम साहनी जी को। कि इन्होंने, जॉन मार्शल ने एक व्यक्ति को चुना जिनका नाम था दयाराम साहनी। इन्हें जो वो दो भाइयों को ईंटें मिली थी ना, रेल की पटरी बिछाते हुए, पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो इन ईंटों की जगह को खोदने का विचार बनाया एएसआई ने। फिर उसके प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते मिलते 1921 आ चुका है। ठीक है। और इसमें दयाराम साहनी जी को हड़प्पा की खुदाई के लिए भेजा गया। किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है। एक तो भेजा था इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खुदाई के लिए। दयाराम साहनी जी जा चुके हैं हड़प्पा की खुदाई के लिए। फिर अगला साल आता है 1922। भेजने वाला सेम ही है, सर जॉन मार्शल। ठीक है। परंतु इस बार किसे भेजा है? तो एक नए व्यक्ति आते हैं। कौन? राखलदास बनर्जी। ठीक है। इनको किस जगह की खुदाई के लिए भेजा है? तो मोहनजोदड़ो। ध्यान रखना है कि खुदाई से पहले इनके नाम नहीं थे, लेकिन खुदाई के बाद में इनके नाम रखे गए हैं। अब पहले की जो ये जगह थी, इनके नाम क्या रहे होंगे किसी को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? उसका कारण यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लैंग्वेज सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता की लैंग्वेज को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी जगहों के नाम फिक्स नहीं होंगे। कुछ जगह ऐसे अवशेष भी मिले होंगे जिनसे शायद उनका नाम पता चल सके। ठीक है। फिर अब आता है 1922 1921 हो गया। ठीक है। अगला आता है कि 1924। अब देखना, अभी जो मैंने लाइन बोली नाम के ऊपर, वो यहाँ पर सिद्ध होती है आपके सामने कि 1924। ठीक है। इसमें सर जॉन मार्शल है, वापस वही व्यक्ति है, सर जॉन मार्शल। ठीक है। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की घोषणा करी। यानी कि अब जो सभ्यता मिल गई है खुदाई के बाद में, तो उसका कुछ नाम रखना था। तो इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पर स्थित थी यह सभ्यता, इसलिए इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों? क्योंकि सबसे पहला शहर जो खोजा गया था इस सभ्यता का वो कौन सा था? हड़प्पा था। ठीक है, अब देखना, अब हमें नहीं पता है कि उनकी लैंग्वेज क्या थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता वालों की लैंग्वेज हमें नहीं पता है। तो एक हिस्टोरियन हुए थे, हिस्टोरियन का नाम था, हिस्टोरियन जिनका नाम था पिगट। क्या नाम था? पिगट। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इंडस वैली सिविलाइजेशन की जुड़वा राजधानी बोला था। ठीक है, जुड़वा राजधानी बोला था, यानी कि पिगट नाम के हिस्टोरियन ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इंडस वैली सिविलाइजेशन की जुड़वा राजधानी बताया था। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि इनकी जो लैंग्वेज थी वो किसी को आज तक समझ नहीं आई है सिंधु घाटी सभ्यता की। अब देखना, मैंने बताया कि सभ्यता है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक, इतने सालों में अब जाके 1924 या 1926 1925 में इसका नाम रखा जा रहा है। लैंग्वेज ना पता होने के कारण सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये राजधानी रही होंगी। क्यों? क्योंकि इसमें व्यापार, इन दोनों में व्यापार ज़्यादा होता था, केंद्र की सबसे सारी चीज़ें यहाँ पर थी, इसलिए। ठीक है, अब देखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स डाल के लिखना। पहला, कि यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। यह है विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग, इसका क्षेत्रफल या फिर इसका क्षेत्र लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। सबसे बड़ी सभ्यता है विश्व की जो अब तक खोजी है। सबसे पुरानी नहीं बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सभ्यता है। ठीक है, यह भारत कौन कौन से देश में स्थित है? तो जिन जिन कंट्री में स्थित है उनका नाम है भारत, पाकिस्तान, और अफगानिस्तान। ठीक है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन देशों में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित है। मतलब इन तीन देशों में सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान है वो खोजे गए हैं। ठीक है, अब देखना, अब जैसा आपने अपने राजस्थान है उसका मैप लगभग ऐसा बनता है। ठीक है, भारत का मैप जो बनेगा वो लगभग ऐसा बनेगा। तो ये एक फिक्स आकृति को निरूपित करता है। ठीक है, फिक्स आकृति में बनता है। तो कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो आकृति थी वो थी त्रिभुजाकार, यानी ये इस तरीके से फैली हुई आकृति की तरह सभ्यता थी। ठीक है, तो इसके 3 पॉइंट तो ये हैं। फोर्थ पॉइंट नीचे लिख रहा हूं मैं कि यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। कैसी है? तो ट्रायंगल सभ्यता। इनका जो मतलब एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट लिया, एंड पॉइंट, इनको जब मिलाएंगे तो ये एक
ट्रायंगल बनाएगी मिलने के बाद, इसलिए इसे कहते हैं त्रिभुजाकार सभ्यता। ठीक है। और अब देखना, सबसे मेन जो पॉइंट होगा, सबसे मेन जो पॉइंट होगा वो ये होगा जो मैंने पहले बता दिया है आपको। कहाँ पर? ये, हाँ ये वाला पॉइंट, कि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यह कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य मैंने बताया ब्रॉन्ज होता है, और ब्रॉन्ज तांबा नहीं होता है, ब्रॉन्ज होता है तांबा प्लस टिन। ठीक है। ब्रॉन्ज होता है तांबा प्लस टिन, इनसे मिलकर बनता है ब्रॉन्ज या कांस्य। ठीक है। ये तो ही कुछ ज़रूरी बातें। अब मैंने बोला कि त्रिभुजाकार सभ्यता है, तो ये त्रिभुजाकार जो सभ्यता है इसका विकास, जैसे हम कहते हैं कि उत्तर में एक पॉइंट है, नीचे एक पॉइंट है, ईस्ट और वेस्ट में एक पॉइंट है, वैसे ही इसका विकास भी देखते हैं। तो मानो यह है सिंधु घाटी सभ्यता, इस पूरे एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है। अब इसका जो सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट होगा, ये नॉर्थ ईस्ट पॉइंट या उत्तरी पॉइंट है, ये इसका नाम था मांडा, जो कहाँ था? कश्मीर में। ठीक है। और मैंने बोला कि सभ्यता के जितने भी शहर होंगे वो लगभग लगभग सब, उस टाइम की बात है तो सब के सब ही किसी न किसी नदी के किनारे होंगे। तो मांडा जो था वो कौन सी नदी के किनारे था? तो चिनाब नदी के किनारे। ठीक है। अब बात करते हैं इसके पूर्वी क्षेत्र की, ईस्ट की, तो आता है आलमगीर। ये कहाँ है? यह है यूपी में। कौन सी नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। अब बात करते हैं साउथ की, तो साउथ में यह है दैमाबाद। महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, प्रवरा नदी के किनारे तक। ठीक है। अब अगली वेस्ट की बात करेंगे तो आती है दास्क नदी, सॉरी नदी पहले नहीं, पहले जगह। हम्म सुतका गौडौर, सुतका गौडौर नाम की जगह है, कहाँ पर है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन बलूचिस्तानी लोगों को पाकिस्तान से अलग होना है तो उधर दंगे चलते रहते हैं आए दिन। ठीक है। तो दाशक या दाश्क नदी के किनारे स्थित है, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। यह इस तरीके से इसके टॉप पॉइंट है। यानी कौन, यूँ मान लो कि मान लो यहाँ सेंटर है, तो इसके वेस्ट में जाएंगे तो टॉप जो कॉर्नर होगा वो ये है, नॉर्थ में ये है, वेस्ट में ये है, ईस्ट में, सॉरी साउथ में ये है, ये ईस्ट में। ठीक है। ये हुआ इसका विस्तार। अब देखना, समय चक्र में बता चुका हूँ आपको कि समय का निर्धारण, अब देख समय कैसे पता चलता है, सबसे मेन तो ये चीज़ है, तो मैं शायद ये भी पहले बता चुका हूँ आपको कि समय का जो निर्धारण करा जाता है कि ये कितने साल पुराना है, तो ये कॉपर, सॉरी कार्बन फोटर, सॉरी कार्बन 14 की पद्धति होती है। मानो आपने किसी भी जगह पर कोई खुदाई करी, उसमें कोई भी वस्तु मिली, तो लगभग हर वस्तु में कार्बन मिलता है, हर वस्तु में उसकी कार्बन डेटिंग की जाती है, उससे पता चलता है कि वो कितनी पुरानी है या कितनी पुरानी हो सकती है लगभग। ठीक है। तो अब देखना एनसीईआरटीज में तो ये टीज में तो इस सभ्यता को 2600 से 1900 बीसी बताया हुआ है। ठीक है।
ये हुई नई एनसीईआरटी। एक पुरानी एनसीईआरटी थी, उसमें बताया था कितना, 2350 से 1750। ठीक है। फिर एक है, अब ये तो हुई एनसीईआरटीज की बात। ठीक है। एक आता है अभिलेख, जो है किसका, सारगोन अभिलेख। उस सारगोन अभिलेख के अनुसार यह 3250 से 1750 बीसी की सभ्यता है। ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मैंने कहा कि ये सबसे बड़ी सभ्यता थी, ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। मैंने ये नहीं कहा कि सबसे पुरानी है। अंग्रेजों के लिखे इतिहास के अनुसार पढ़ोगे तो मैं इजिप्ट या मिस्र की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। मैं कह रहा हूँ अंग्रेजों के हिसाब से, परंतु सही में देखा जाए तो सिर्फ द्वारिका ही इनसे बहुत पुरानी या फिर पुराना स्थल है। उससे पहले जो महाभारत, रामायण, ये युगों की बातें चलती आती है, वो बहुत पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन इंसान अभी तक यहीं तक पहुंचा है, सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता तक की ही खोज हुई है। इसलिए इंसान ने जितना धरती का पता लगाया, समुद्र का 1% भी पता नहीं लगा पाए हैं, और यूनिवर्स की तो बात ही छोड़ो। ठीक है। अब चलो, अब ये तो हुई मेन बात, अब स्थलों की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थान पाए गए हैं, स्थल पाए गए हैं, उनकी बात करते हैं। पहला स्थल है हड़प्पा शहर। ठीक है। अब देखना मेन पॉइंट लिखाए जाएंगे। तो हड़प्पा की पहले तो लिखो स्थिति, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है ये स्थित है मोटंगोमरी जिला, पाकिस्तान। ठीक है। मोटंगोमरी जिला पाकिस्तान में तो ये स्थित है। ठीक है। जिससे अब वर्तमान में क्या बोलते हैं, तो शाहीवाल जिले के नाम से जाना जाता है इसे। किस नाम से जाना जाता है, शाहीवाल जिला। ठीक है यार, एक तो ये जादू ही खत्म नहीं होता ना मेरी इसका। अब ये मैंने बोला है कि हर शहर किसी न किसी नदी के किनारे होगा। तो हड़प्पा जो शहर था वो रावी नदी के किनारे था। ठीक है। किसने इसकी खोज करी थी, या तो खोज लिख लो, या लिखना चाहो तो उत्खनन करता। किसने इसको खोदा था, खोद के निकाला था, तो वो कौन थे, दयाराम साहनी जी। ठीक है। अब देखना इस पे, इस जो शहर में, हड़प्पा शहर में कुछ ऐसे ऐसे स्थान मिले हैं जिनसे लगता है कि पहले के मानव, सिर्फ टेक्नोलॉजी को हटा दिया जाए तो आज के मानव से काफ़ी ज़्यादा विकसित थे। ठीक है। और जैसे पहले इसमें मिला था, एक कब्रिस्तान मिला था जिसका नाम रखा गया था R37 कब्रिस्तान। ठीक है। एक जो स्थान मिला था, वो एक कब्र मिली थी जो थी विदेशी की कब्र। इसका मतलब ये है कि बाहर से लोग आया जाया करते थे। वो तो मैं पहले भी बताया हूँ कि मेसोपोटामिया से हमारा व्यापार था। तो ये जो कहते हैं ना, किसने, वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी थी। वास्को डिगामा ने सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक स्थल की खोज करी थी, भारत की खोज नहीं करी थी। ठीक है। एक तो इन लोगों को गलत पढ़ाने की इतनी आदत पड़ गई है ना, क्योंकि इतिहास लिखने वाले ही कहते हैं, आधे तो सिर्फ अपने मन से लिख गए
और जो हमारे शिक्षा मंत्री बने थे उनकी तो क्या ही बोलने फिर। आज़ादी के बाद जो पहले शिक्षा मंत्री बने थे उनकी विकिपीडिया पढ़ लीजिए आप, सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। विदेशी कब्र मिली थी। फिर एक था इक्का गाड़ी। बेसिकली पहले लकड़ियों की गाड़ी बनती थी, इंजन विंजन इंजन तो थे नहीं, तो ये भी शायद कोई बैलगाड़ी के टाइप का ही कुछ होगा। ठीक है। एक श्रृंगार पोटरी। श्रृंगार पोटरी मतलब मेकअप का जो सामान होता है जिसमें उसको रखते हैं मेकअप के सामान को, वो, या फिर इसको कहते हैं श्रृंगार श्रृंगार पेटिका, जिसमें मेकअप के सामान रखे जाते हैं। ठीक है। एक था स्वास्तिक का निशान, जरूर मिला था स्वास्तिक का निशान। अब मैं कह रहा था ना कि सबसे पुरानी सभ्यता चाहे भले ही दुनिया माने मिस्र की है, ठीक है, लेकिन अब स्वास्तिक का निशान सबको पता होगा। ये स्वास्तिक का निशान होता है। ये निशान, स्वास्तिक का निशान, हमने पुराणों में, रामायण महाभारत काल या उनसे पहले भगवानों के कालों में पढ़ा है। तो ये जो मिस्र की सभ्यता को सबसे पुरानी बताते हैं ना, मेरे को पर्सनली यही लगता है कि इस देश से उसका इतिहास छुपाया गया है। फिर भी हमारा इतिहास इतना बड़ा है कि कोई छुपा नहीं सकता उस चीज़ को। ठीक है। चाहे कितना ही छुपा लो, हर कोई कामयाब होता था तो ये देश कब का ही नष्ट हो चुका होता। लेकिन हम खड़े हैं, टिक कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ठीक है। फिर अगली चीज़ मिली थी कि एक नदी का तट था। उस नदी के तट पर 12 अन्नागार मिले थे। अन्नागार अन्नागार होते हैं जो खाना इकट्ठा करने के जो बड़े बड़े संग्रहालय होते हैं ना, बड़ी बड़ी जगह। और कैसे मिले थे? 2 लाइनों में मिले थे। 6 इस लाइन में, 6 इस लाइन में। नदी कौन सी थी? तो हड़प्पा नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। इसी नदी के पास में 12 अन्नागार मिले थे। अन्नागार जैसे मानो एक ये कमरा है, इसमें पूरे शहर का अन्न इकट्ठा होता था। ऐसे 12 कमरे बने हुए थे। 12 कमरे बने हुए थे, ध्यान रखना, और बहुत बड़े बड़े कमरे थे। तो कितना अन्न इकट्ठा होता होगा उस टाइम पे। 12 अन्नागार। अब देखना, जहाँ अन्नागार होगा उसको साफ करने की भी चीज़ होगी, तो साफ करने के लिए पहले जो चीज़ें बनती थी उनमें से एक मिला था क्या? तो अनाज साफ करने का चबूतरा। पहले अपने आपने कभी बुक्स में देखा होगा, यहाँ कूलर लगा है, यहाँ एक महिला खड़ी है, यहाँ उनके हाथ में अन्न की कुछ वो है, टोकरी बोल लो, उससे अन्न गिरा रही हैं, और हवा जो चल रही है उससे धूल के कण तो अलग हो रहे हैं, और जो मोटा अनाज है वह यहाँ पर गिर के इकट्ठा हो रहा है। धूल अलग हो रही है, अनाज गिर रहा है। तो ऐसे एक चबूतरा बना होता होगा। मैं भी अंदाज़ा लगा रहा हूँ, जब इतने बड़े बड़े लोगों ने अंदाज़ा लगाया तो मेरे हिसाब से भी अंदाजे में कि एक बड़ा चबूतरा होता था। उधर लोग अन्न को गिराते थे, और उस चबूतरे पे जब हवा चलती थी तो धूल अलग होती थी और अनाज एक जगह गिरता था। ठीक है। फिर एक है, ये तो है अनाज की बात। एक मिला है श्रमिक आवास। श्रमिक मतलब मजदूर, वर्कर्स, मतलब उधर उस टाइम काम करने वाले लोग जो थे उनके रहने की अलग व्यवस्था होती थी। उनके रहने के भी, जैसे आजकल क्वार्टर मिलते हैं ना, सरकारी क्वार्टर्स, लगभग वैसी ही चीज़ मिलेगी। ठीक है। तो ये तो ही हड़प्पा शहर की बात। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थोड़ा सपोर्ट सपोर्ट बनाइए। व्यूज़ नहीं आ रहे हैं लेकिन ठीक है, मैं लगा रहूँगा। क्वालिटी और क्वांटिटी दो ऐसी चीज़ें हैं जो जनता को पसंद है। बस आजकल मेरे को एक ही शिकायत है कि गलत कंटेंट या ख़राब कंटेंट देखने में जनता को ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है। अब देखना, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हिस्ट्री,
इतिहास के मामले में भारत एक तरफ है, पूरी दुनिया एक तरफ। किसी न किसी तरीके से भारत का इतिहास पूरी दुनिया के इतिहास पर इफेक्ट डालता है। हर किसी न किसी परिस्थिति में इनकी कोई भी कहानी उठाओगे तो वो इसी देश की, हमारे ही देश की इतिहास से कहीं ना कहीं मेल खाएगी। अब इनके चाहे आप देवताओं को मान लो, जिनका इनमें से एक था जियूस, से बिजली का देवता कहते हैं, तो हमारे पास वो देवता हैं, परंतु उनसे भी बड़े बड़े देवता हैं उपाधियों में। देवराज इंद्र स्वर्ग के देवता, बिजली मौसम के देवता माने जाते हैं, बारिश के देवता माने जाते हैं। इनके ज्यूस को और उनकी शक्तियों को मिलाया जाए तो कहानी, मैं मेरा कहने का मतलब ये सिर्फ यही है कि हिस्ट्री जो भारत की है, जब यहाँ के लिखे हुए ग्रंथों को आक्रमणकारी बाहर ले गए, दूसरे शब्द दूसरे लैंग्वेजों में उन्हें अनुवादित कराते गए, तो हर देश ने अपने अनुसार उनको तोड़ मरोड़ कर अपनी अपनी देश के इतिहास के रूप में बनाना चाहा, तो बना भी लिया, चलो ठीक है। लेकिन जब उनको आप पढ़ोगे समझोगे तो लगेगा कि ये कहानियाँ हमने अपने बचपन में सुनी हुई है। मेरे कहने का मतलब आप साफ साफ समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे यही क्लास ऐसे कंटिन्यू रहेगी। बाकी क्लास अच्छी लगे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, दिवाली पे पटाखे फोड़िए, मज़े करिए। जय हिंद, जय भारत।